जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस ज्योग्राफी की विशेष क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को न्यू एनसीईआरटी पर आधारित जो मानचित्र है दोस्तों, यह टॉपिक के जितने भी मोस्ट एमपी जो है तो एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं उनको लेकर आज की इस वीडियो में मैं उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, यह वीडियो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, इसलिए प्लीज़ वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के मानचित्र जो हमारा टॉपिक है, इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं उनको हम डिटेल के साथ देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं। ठीक है, इसमें हमें ऑप्शन है जैसे भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो बी नंबर वाला ऑप्शन है दोस्तों, ये सही हो जाता है, थीमेटिक मानचित्र। ठीक है, थीमेटिक मानचित्र जो है तो वृक्षों के वितरण को दर्शाने वाला मानचित्र है। जबकि अगर हम भौतिक मानचित्र की बात करें तो इसमें जो है तो पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, मतलब भूमि की जो भौगोलिक आकृतियां हैं उनका अध्ययन इसमें किया जाता है भौतिक मानचित्र में। राजनीतिक मानचित्र में जो है तो देश, राज्य और शहरों का अध्ययन किया जाएगा राजनीतिक मानचित्र में। ठीक है, तो अगर हम यह बात करें कि वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र, तो इनमें से थीमेटिक मानचित्र ही सही है। ठीक है, और जो नीला रंग है वह जो है तो जलाशयों को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नीला रंग जो है वो किसको दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है? जलाशयों का, जलाशयों को दिखाता है। जलाशय का मतलब जहाँ पे जल भरा होता है, चाहे वो नदी हो, चाहे वो नहर हो, चाहे वो नाले हो, चाहे वो झील हो, तालाब हो या समुद्र हो। ठीक है, वही जो है तो जलाशय कहलाते हैं। जलाशय मतलब ऐसे जो है तो भूमि के भाग जहाँ से हमें जल की प्राप्ति हो सके, वही जो है तो जलाशय है। ठीक है, अगर वहीं पे हम बात करें कि वनों के वितरण को दिखाने वाला जो मानचित्र है वो विषयगत मानचित्र होता है। ठीक है, वृक्षों को तो थीमेटिक मानचित्र में दर्शा दिया जाता है, लेकिन वनों को दर्शाने के लिए विषयगत मानचित्र का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? विषयगत। ठीक है, विषयगत, विषयगत मानचित्र। ठीक है, विषयगत मानचित्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसको दर्शाने के लिए? वनों को दर्शाने के लिए। ठीक है, वहीं अगर हम मानचित्र के प्रकारों के बारे में अगर बात करें तो मानचित्र वैसे तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भौतिक मानचित्र है, थीमेटिक मानचित्र है, राजनैतिक मानचित्र है। ठीक है, बट इसको जो है तो सर्वेक्षण और मानचित्र के आधार पर जो है तो इनको 5 अलग अलग प्रकार में बांटा गया है, जैसे सामान्य संदर्भ, स्थलाकृति, विषयगत, नेविगेशन चार्ट और भूकर मानचित्र। ठीक है, और योजनाएं। ठीक है, इनमें बांटा गया है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि नीले रंग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो नीले रंग का जो इस्तेमाल है उनमें से 4 ऑप्शन है, जैसे जलाशय, पर्वत, मैदान, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो अभी हमने बताया है अगले वाले क्वेश्चन में कि जो नीले रंग का इस्तेमाल है वो जलाशयों के लिए किया जाता है, मतलब जहाँ पे जल भरा होता है। ठीक है, उनको दर्शाने के लिए किया जाता है। अब ये नीले रंग का इस्तेमाल जैसे कि जल निकायों, झीलों, नदियों, ठीक है, जल निकायों, महासागरों को मानचित्र पर जो है तो दिखाने के लिए इस नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ग्लोब पर नीले रंग का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? ग्लोब पर जो दर्शाया जाता है तो वही जलाशयों को दिखाने के लिए, और भूरा रंग पर्वतों को। ठीक है, जो भूरा रंग होता है वह पर्वतों को दिखाने के लिए किया जाता है। नीला रंग जो है तो हमने बताया ही कि जलाशयों को देखने के लिए, और जो पीला रंग है, पीला, पीला रंग जो है तो किसे दिखाने के लिए? तो पीला रंग पठारों का है। ठीक है, मानचित्र पर जो है पीला रंग पठारों को देखने के लिए किया जाता है, और हरा रंग मैदानों को। ठीक है, मैदानों को किस रंग में देखेंगे? हरे रंग में देखेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिक् सूचक, ठीक है,
दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कहाँ किया जाता है? जैसे कि इसमें प्रतीक देखने के लिए, मुख्य दिशा देख खोजने के लिए, दूरी मापने के लिए, और इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पे किया जाता है? तो मुख्य दिशा को खोजने के लिए। इसमें बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाता है। ठीक है, दिक् सूचक का प्रयोग मुख्य दिशा को खोजने के लिए किया जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कि दिक् सूचक का उपयोग क्यों किया जाता है, तो दिक् सूचक की ही सहायता से हम किसी भी स्थान की जो है तो दिशा का पता लगा सकते हैं। अगर हम दिक् सूचक यंत्र का उपयोग नहीं करेंगे तो हम किसी भी दिशा का पता नहीं लगा सकते, बट अगर हम दिक् सूचक यंत्र का उपयोग करेंगे तो हम दिक् सूचक किसी भी दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है। क्या है ये? दिक् सूचक एक यंत्र है। क्या है? दिक् सूचक जो है वह एक यंत्र है। ठीक है, जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। ठीक है, मुख्य दिशा का, किसका? मुख्य दिशा का जो है तो पता लगाया जाता है दिक् सूचक यंत्र से, मुख्य दिशा का। ठीक है, मुख्य दिशा का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दिशा की ओर होती है। जैसे यहाँ पे ये उत्तर है। ठीक है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, और ये पूरब है। ठीक है, तो इसकी जो दिशा होती है दिक् सूचक की, वो हमेशा उत्तर की ओर होती है। मतलब आपको जो है तो उत्तर दिशा की ओर जो है तो वो दर्शाएगा कि आप जो है तो हमेशा उत्तर में हैं। ठीक है, वहीं जो है तो अगर ये बात करें कि दिक् सूचक यंत्र पर कुल कितने डिग्री का कोण बनता है, तो उसमें जो है तो 30 मिनट की डिग्री तक दक्षिणावर्त दिशा में 00 से 3600 तक होते हैं। ठीक है, 3600 तक होते हैं। कितने तक होते हैं? 3600 तक। दक्षिणावर्त दिशा में 00 से 3600 तक होते हैं। ठीक है, और 30 मिनट की जो है तो डिग्री बनती है। कितने का जो है तो डिग्री कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने का? 30 डिग्री का जो है तो कोण बनाता है। ठीक है, और वहीं पे अगर हम बात करें कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाता है, वो तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण है। ठीक है, जो यह है जो है तो दिक् सूचक है वह 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो 1 मिनट में जो है तो 6 डिग्री का कोण बनाता है। कितने का बनाता है? 6 डिग्री का। ठीक है, और 5 मिनट में 30 डिग्री का। ठीक है, 5 मिनट में जो है तो 30 डिग्री का कोण बनाता है ये। ठीक है, 5 मिनट में 30 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि पैमाना आवश्यक है किस लिए? जैसे कि मानचित्र के लिए, एक स्केच के लिए, प्रतीकों के लिए, और खाने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है तो मानचित्र के लिए ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है, पैमाना आवश्यक है किस लिए? मानचित्र के लिए। दोस्तों इसलिए यह आवश्यक है कि अगर पैमाना नहीं होगा तो हम छोटे से पेज में पूरा मानचित्र को कवर नहीं कर पाएंगे। जैसे हम अगर मानचित्र बनाएंगे तो उसमें हमें शहर को भी दर्शाना पड़ेगा, शहर दर्शाना पड़ेगा, देश दर्शाना पड़ेगा, विश्व दर्शाना पड़ेगा। तो हम जो है तो इन सब चीज़ों को जो है तो उस मानचित्र पर नहीं दर्शा सकते अगर हम पैमाना का प्रयोग नहीं करेंगे तो। ठीक है, इसीलिए हम पैमाने का प्रयोग करते हैं कि इतने से एरिया में हम कहीं का भी मानचित्र बना दें। ठीक है, हम मानचित्र में 1 किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर का पेज तो इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, इसीलिए जो है तो हम 1 किलोमीटर के दायरे को दर्शाने के लिए एक जो है तो सेंटीमीटर का प्रयोग कर सकते हैं। इतना ही कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर का जो है तो कागज लेंगे और उसमें जो है तो 1 किलोमीटर की दूरी को दर्शा देंगे। ठीक है, वहीं जो है तो अगर हम बात करें कि नक्शे में पैमाने का महत्व। ठीक है, तो मानचित्र में पैमाना क्या होता है? पैमाने का मतलब स्थल की दूरी और मानचित्र पर दिखाए गए दूरी का अनुपात होता है। क्या होता है यह? स्थल की दूरी और मानचित्र के जो है तो बीच का अनुपात होता है। ठीक है, ये स्थल है, स्थल है। ठीक है,
स्थल है, स्थल और दूरी जो है, स्थल की जो दूरी है और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी, ठीक है, और मानचित्र वाली दूरी, ठीक है, कौन सी वाली, मानचित्र वाली दूरी। तो मानचित्र वाली दूरी और स्थल की दूरी के बीच का जो है तो अंतर होता है, अनुपात होता है। उदाहरण के लिए यदि आपके घर और स्कूल के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है तो उससे मानचित्र पर आप 2 सेंटीमीटर में ही दर्शाएंगे। 10 किलोमीटर को किस में दर्शाएंगे, हमें 2 सेंटीमीटर में दर्शाएंगे, ठीक है, जब मानचित्र बनाएंगे, क्योंकि 10 किलोमीटर का तो कागज हमारे पास होगा नहीं, इसलिए हम जो है तो कोई भी कागज लेंगे लेकिन उस कागज में हम 10 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर मानेंगे। तो इस प्रकार से 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर के बराबर हुआ। कितना हुआ, 1 सेंटीमीटर जो है तो कितना हुआ, 5 किलोमीटर के बराबर हुआ। मतलब 5 किलोमीटर की एरिया को हम 1 सेंटीमीटर में दर्शाएंगे और 10 किलोमीटर की एरिया को 2 सेंटीमीटर वाले कागज में दर्शाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों और नदियों को दर्शाने वाले जो मानचित्र हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन है भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र और उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इसमें जो है तो भौतिक मानचित्र हो जाएगा, ठीक है। उसमें भौतिक मानचित्र ऐसा मानचित्र होता है जिसमें हम पर्वतों को, पठारों को, मैदानों को और नदियों को दर्शाते हैं, वही होता है क्या, भौतिक मानचित्र। इन्हें भौतिक मानचित्र को उच्चावच मानचित्र भी कहा जाता है। उच्चावच इसलिए क्योंकि ये जो धरातल है, धरातल पर ये जो है तो कहीं ऊंच है, कहीं नीच है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं जो है तो नदियां हैं, ठीक है, कहीं नाले हैं, इसलिए इसको ऊंच नीच होने के कारण इसको उच्चावच भी कहा जाता है, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करें आगे जो है भौतिक और आनुवंशिक मानचित्र की अगर हम बात करें तो जेनेटिक मैपिंग और फिजिकल मैपिंग पर अध्ययन चल रहा है जो भविष्य में और अधिक आगे बढ़ेगा। जबकि आनुवंशिक मानचित्र एक गुणसूत्र की रूपरेखा देता है, जबकि भौतिक मानचित्र जो होता है वो केवल विवरण देता है। क्या देता है, केवल वो विवरण देता है, ठीक है, केवल वो विवरण देता है। जबकि आनुवंशिक मानचित्र एक गुणसूत्र की रूपरेखा देता है। क्या देता है, रूपरेखा, ठीक है। गुणसूत्रों का अध्ययन करने के लिए दोनों मानचित्रों की जानकारी को एक साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। दोनों ही मानचित्र आनुवंशिक और भौतिक, इन दोनों ही मानचित्रों को एक साथ जोड़ दिया जाता है, ठीक है। भौतिक मानचित्र का मैप में जो अगर जो है तो वो देखें, ठीक है, महत्व देखें तो पृथ्वी की सतह या किसी भाग को पैमाने के माध्यम से खींचा गया जो चित्र होता है वही मानचित्र कहलाता है, ठीक है। मतलब पैमाने, अगर कोई पैमाना है, पैमाने पर अगर खींचेंगे तभी वह मानचित्र कहलाएगा। अगर हम पैमाना नहीं लेंगे तो वो मानचित्र नहीं कहलाएगा, वो केवल एक चित्र कहलाएगा, ठीक है। तो ग्लोब इतना उपयोगी साबित नहीं होता, ग्लोब केवल पृथ्वी के उपयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बट अगर हम राज्य, शहर या देश का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पे हमें मानचित्र का ही प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि शहरों, कस्बों और गांवों को दर्शाने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो उनमें जैसे कि जो है तो ऑप्शन जैसे भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इनमें जो राजनीतिक मानचित्र है ये महत्वपूर्ण हो जाता है, इसमें यही वाला आंसर सही होगा। शहरों, कस्बों और गाँव को दर्शाने वाले मानचित्र कौन है, राजनीतिक मानचित्र है। इसी में हम जो है तो शहरों को, कस्बों को और गांवों को दर्शाते हैं। दोस्तों वहीं अगर हम बात करें थीमेटिक मानचित्र की कि थीमेटिक मानचित्र में क्या दर्शाया जाता है, तो थीमेटिक मानचित्र में जो है तो एक क्षेत्र में विभिन्न जो है तो चरों के वितरण को दर्शाया जाता है, ठीक है। विभिन्न क्षेत्र के चरों के वितरण को, उदाहरण के लिए जनसंख्या, तापमान, वर्षा का वितरण जो है तो थीमेटिक मानचित्र में दर्शाया जाता है। जनसंख्या का वितरण, तापमान का वितरण, वर्षा का वितरण, इन सभी का जो है तो मानचित्र पर दर्शाया जाता है, ठीक है।
और अगर हम बात करें भौतिक मानचित्र में, तो इसमें जो है तो भौतिक मानचित्र में पर्वत, पठार और नदियों को जो है तो दर्शाया जाता है। इसे उच्चावच भी कहते हैं, ठीक है। और राजनैतिक मानचित्र में शहरों, कस्बों, गाँव को हमने बताया है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानचित्र के घटक हैं, ठीक है। मानचित्र के घटक कौन कौन से हैं, जैसे दूरी है, दिशा है, प्रतीक है, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इसमें जो ये उपयुक्त सभी है ना, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है। जो ये सब मानचित्र के घटक हैं, दूरी भी है, दिशा भी है, प्रतीक भी है, ये सब मानचित्र के घटक हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ दूरी की बात करें तो मानचित्र एक प्रमुख घटक दूरी है। वास्तविक स्थानों की दूरी को मानचित्र पर पैमाने की सहायता से छोटा करके जो बताया जाता है वही जो है तो दूरी है, ठीक है। जैसे आपके घर और विद्यालय की दूरी 10 किलोमीटर है, तो उस दूरी को आप जो है तो 10 किलोमीटर की दूरी को कितने में आप उसको जो है तो बता सकते हैं मानचित्र में, तो 2 सेंटीमीटर में बता सकते हैं। अगर तो इस तरह से 5 किलोमीटर की दूरी को 1 सेंटीमीटर में हम बताएंगे, ठीक है। तो मतलब वही है, ठीक है। बड़ी दूरी को जो है तो हम छोटे कागज पर पैमाने के माध्यम से दर्शा दें तो वही जो है तो दूरी है। और अगर हम दिशा की बात करें, दिशा की, तो मानचित्र में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान लगाकर उत्तर दिशा दर्शाई जाती है, ठीक है। जैसे कोई भी मानचित्र बना हुआ है, ठीक है, तो मानचित्र पर जो है, जैसे मान लेते हैं कि ये भारत का मानचित्र है, ठीक है, ये भारत का मानचित्र है। तो इनमें जो है तो इस प्रकार से जो तीर का निशान लगाकर जो है तो जो भी चीज दर्शाई जाती है तीर का निशान लगाकर उत्तर की ओर, तो वही जो है तो क्या होता है, दिशा बताता है, क्योंकि दिशा हमेशा उत्तर की ही बताई जाती है मानचित्र में, ठीक है। इससे अन्य दिशाओं का भी हम पता लगा सकते हैं। जब हमको उत्तर पता हो जाएगा तो हम जान लेंगे, क्योंकि भारत का उत्तर यहाँ, दक्षिण यहाँ, पश्चिम यहाँ और पूरब यहाँ होता है, ठीक है, पूरब यहाँ होता है। तो हम अगर हमें एक दिशा का पता चल गया तो हम अन्य दिशाओं का भी पता लगा सकते हैं। जैसे कि मुख्य जो है तो 4 दिशाएं होती हैं, लेकिन उसकी भी जो है तो उप दिशाएं होती हैं, ठीक है। यहाँ भी दिशाएं होती हैं, यहाँ भी होती, जैसे ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, पश्चिम, ये पूरब, ठीक है, इस तरीके से होती है ना। अब यहाँ पे जो है तो दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, इसलिए ये दक्षिण पश्चिम, और ये जो है तो दक्षिण पूर्व के बीच में है, तो यहाँ हो जाएगा दक्षिण पूर्व, ठीक है। और ये जो है तो उत्तर पूर्व के बीच में है तो हो जाएगा उत्तर पूर्व, और ये जो है तो उत्तर पश्चिम के बीच में है तो उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है तो दिशाएं होती हैं। अगर हमें एक दिशा का पता चला तो हम अन्य दिशाओं का भी पता लगा सकते हैं। वहीं पे अगर हम प्रतीक की बात करें, प्रतीक की, तो मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। मानचित्र पर विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, रेलों की पटरियों आदि को हम जो है तो किसी कागज पर पूरी तरह से नहीं दर्शा सकते, इसीलिए उसके लिए हम मानचित्र का प्रयोग करते हैं और इनके केवल हम प्रतीकों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। मतलब सड़कों का प्रतीक, पुलों का प्रतीक, वृक्षों का, रेल की पटरियों का और भवनों का केवल हम प्रतीक का यूज करेंगे, ठीक है, किसी भी मैप में। लेकिन अगर हम वहाँ पे भवन बनाने लग जाएंगे तो एक छोटे से कागज पर हम घर कैसे बना सकते हैं, ठीक है। और उसमें घर बस तो दर्शाना नहीं है, घर दर्शाना है, सड़क दर्शाना है, पुल दर्शाना है, वृक्षों को दर्शाना है, तो हम उस छोटे से कागज पर इन सारी चीज़ों को साक्षात नहीं बना सकते उतना बड़ा, ठीक है। इसलिए इनके हम चिन्ह का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो वही प्रतीक कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि किसी स्थान की दिशा ज्ञात करने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों ऑप्शन है सोनोमीटर, दिक्सूचक, गैल्वेनोमीटर, अल्टीमीटर, ठीक है। तो इसका जो बी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाता है, ठीक है। किसी भी स्थान की जो है तो दिशा का हम पता लगा सकते हैं केवल दिक्सूचक यंत्र से, क्योंकि दिक्सूचक यंत्र हमेशा उत्तर दिशा को बताता है। किसको बताता है, हमेशा जो है तो उत्तर दिशा को बताता है दिक्सूचक यंत्र, ठीक है। ये उत्तर है, इन दिशाओं को जो है तो बताता है। जैसे यहाँ पे उत्तर है, यहाँ पे दक्षिण है, यहाँ पे पश्चिम है, यहाँ पे पूरब है, तो केवल वो उत्तर दिशा को बताता है। अगर उत्तर दिशा को इसका जो तीर का निशान होता है वह केवल उत्तर दिशा को बताता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर हमें एक दिशा के बारे में जानकारी पता चली तो हम अन्य दिशाओं के भी बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है।
दोस्तों यह एक ऐसा यंत्र है, यह एक यंत्र है। दिक् सूचक क्या है? एक यंत्र है जिसका प्रयोग जो है तो दिशाओं की जानकारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसकी जो चुंबकीय सुई होता है वह हमेशा उत्तर में होती है। ये चीज़ हमने बताया है कि इसकी जो चुंबकीय सुई होती है वह हमेशा उत्तर की ओर होती है। यह एक यंत्र है जिसके माध्यम से हम किसका पता लगाते हैं? दिशा का पता लगाते हैं। ठीक है, और ये उत्तर दिशा की ओर हमेशा होती है और इसी से हम जो है तो दिशाओं का पता लगाते हैं। किसका पता लगाते हैं? दिशाओं का पता लगाते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें कि यह जो है तो 30 डिग्री का मतलब 5 मिनट में जो है तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, जबकि 1 मिनट में अगर हम बात करें तो 1 मिनट में जो है तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा? ये 1 मिनट में जो है तो 6 डिग्री का कोण बनाएगा। कितने का बनाएगा? 6 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, 6 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, वो है कि दिक् सूचक की सुई हमेशा उत्तर की ओर इशारा करती है। ठीक है, जैसे कि उत्तर और दक्षिण, दक्षिण और पूर्व, पूर्व और पश्चिम, और पश्चिम और दक्षिण। ठीक है, तो 10 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन हो जाएगा उत्तर और दक्षिण। ठीक है, ए नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, दिक् सूचक की जो सुई है वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर इशारा करती है। ठीक है, किस दिशा की ओर? तो उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर इशारा करती है। ठीक है, क्योंकि दिक् सूचक एक यंत्र है और इसकी जो सुई है वो चुंबकीय सुई जो है, ये चुंबक की सुई होती है, ये हमेशा उत्तर दिशा को बताती रहती है। किसको बताती है? उत्तर दिशा को बताती है। ठीक, हमेशा जो है तो यह उत्तर दिशा को बताती है। ठीक है, उत्तर दिशा को। ठीक है, ये जो है तो पूरी पूरी चुंबक की होती है और हमने बताया ही है कि दिक् सूचक 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है और 30 मिनट में जो 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाता है। 5 में, ठीक है, और 1 मिनट में जो है तो 6 डिग्री का कोण बनाता है। और अगर हमें एक दिशा का पता चल गया तो हम अन्य दिशाओं का भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि यहाँ कुछ राज्यों के नक्शे में इस्तेमाल किए गए रंगों के बारे में बताया गया है। निम्नलिखित में से कथन सत्य हैं कौन से? ठीक है, तो इनमें से जैसे जल निकायों को दिखाने के लिए नीला रंग, पहाड़ों के लिए भूरा रंग, पठार के लिए पीला रंग, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। मतलब जो है तो राज्यों के नक्शे में ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मतलब जल को दिखाने के लिए जो जल निकाय हैं जैसे नदी, नाले, नहर है ना, तालाब, झील, इनको दिखाने के लिए नीला रंग, क्योंकि जल नीला होता है ना, इसलिए। और पहाड़ों को दिखाने के लिए भूरा रंग, क्योंकि पहाड़ जो होते हैं वो भूरे ही दिखते हैं। और पठार के लिए पीला। ठीक है, तो इस तरह से जो है तो ये सारे जो कलर हैं, ये सारे कलर जो है तो राज्यों के नक्शे में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानचित्र में आमतौर पर हरे रंग का प्रयोग किसे दर्शाने के लिए किया जाता है? तो जैसे कि पानी है, पहाड़ है, पठार है, मैदान है। ठीक है, तो किसे दर्शाने के लिए किया जाता है? तो मैदान के लिए। ठीक है, जो है तो हरे रंग का प्रयोग मैदानों के लिए किया जाता है, इसलिए क्योंकि जैसे कि अगर बात करें कि ये जो है तो हमारा भारत है, ये हमारा जो है तो क्या है? ये हमारा भारत का मैप है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें कि ये वाला जो पूरा एरिया है, ठीक है, ये वाला जो पूरा एरिया है, ये वाला पूरा का पूरा जो है तो हिमालय पर्वत का है। यहाँ पे हिमालय पर्वत है, मतलब पर्वत यानी कि पहाड़ है, यहाँ पे ये पहाड़ है। ठीक है, और ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला पूरा मैदान होता है, मैदान। ठीक है, ये वाला पूरा मैदान होता है और ये वाला जो पूरा एरिया होता है ये पठार होता है। क्या होता है? ये पठार होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है कि मानचित्र में आमतौर पर हरे रंग, ठीक है, किसका? हरे रंग का प्रयोग दर्शाने के लिए किया जाता है। तो मैदान में हरे रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा मानव निवास यहीं करता है मैदानों में, क्योंकि पर्वतों में तो रह नहीं सकता, वहाँ पे तो जो काफ़ी ज़्यादा ठंड है, बर्फ़ पड़ता है, क्योंकि ऊंचाई पर यहीं जम्मू कश्मीर यहीं ना है, तो जम्मू कश्मीर में जो है तो बर्फ़ पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है ना, इसलिए पर्वतों पर, पहाड़
पहाड़ों पर जो है तो इंसान तो रह नहीं सकता, इंसान मैदानों पर रहता है, इसलिए क्योंकि उसको जीवन जीने के लिए जो है तो मैदानों पर अनुकूल जलवायु, हवा, मिट्टी, पानी सब कुछ उपलब्ध है। ठीक है, मैदान में ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्म, और जो है तो उपजाऊ मिट्टी भी है, इसलिए क्योंकि नदियाँ यहाँ से आकर के और मैदानों पर जब पहुँचती हैं तो मैदानों में मिट्टी की परतें जो है तो चढ़ाते हुए चली जाती हैं, जिसके कारण कृषि फसलें अच्छे तरीके से उगाई जा सकती है। इसीलिए मानव जो है तो मैदानों पर निवास करता है और मैदानों पर कृषि कार्य करता है, इसीलिए तो वो हरा होता है मैदान पूरा। ठीक है, पेड़ पौधे है ना, जो भी हैं विभिन्न प्रकार की मानव द्वारा उगाई जाने वाली जो खाद्य फसलें हैं वो सब यहीं पे ही हैं। ठीक है, मैदानों पर हैं। ठीक है, इसीलिए हरा दिखाई देता है। जबकि अगर पठार की बात करें तो ये तो काफ़ी नीचे है। यह जो है तो ये हिमालय पर्वत से लगभग 500 साल आगे बना था। ठीक है, 500 साल आगे बना था ये पठार, इसीलिए जो है तो ये पुराना है, और ये जो है तो लगभग 1100 वर्ष पहले बना था। 1100 वर्ष यानी कि जो है तो जो हिमालय पर्वत है वह पठार से 500 साल का छोटा है, इसीलिए हिमालय पर्वत को नवीन वलित पर्वत कहते हैं। ठीक है, नवीन वलित इसलिए, और इसलिए भी कहते हैं नवीन वलित पर्वत क्योंकि अभी यहाँ पे टैथिस सागर है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे टैथिस सागर है, इस टैथिस सागर के ऊपर ही ये हिमालय पर्वत बना हुआ है। और सागर आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त कि सागर एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर नदियाँ आकर के अपना जल जमा करती हैं अपने साथ, मतलब नदियों का एक तरह से संगम स्थल होता है सागर। ठीक है, तो नदियाँ जानते हैं आप कि वो कटाव छटाव करती हैं जब आती हैं। ठीक है, तो वो काट करके जो भी उसके सामने आता है, मिट्टी, पेड़ पौधे, पत्थर, कंकड़ पत्थर, सब कुछ जो है तो अपने साथ बहा के लाती हैं, और ला करके जो है तो यहीं पे जमा करती हैं। ठीक है, टैथिस सागर में। इसीलिए टैथिस सागर में जो नदियाँ कचड़ा जमा की हैं, उन्हीं कचड़े से जो है तो इस हिमालय पर्वत का जो है तो जन्म हुआ है, और अभी भी ये पतला पतला बचा हुआ है यह सागर, इसीलिए अभी भी इसका निर्माण जारी है। ठीक है, और जिस दिन पूरी तरह से ये महासागर खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे नदियाँ आना बंद कर देंगी, पूरी तरह से हिमालय पर्वत बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी भी ये महासागर है, इसलिए इसको नवीन वलित पर्वत कहते हैं। और नवीन वलित पर्वत इसलिए भी क्योंकि यहाँ पे जो है तो मिट्टी को काटना आसान होता है नदियों के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमेशा बर्फ पड़ती है, यहाँ की मिट्टी हमेशा गीली होती है, इसीलिए कटाव करना आसान होता है। तो वहाँ से काट के सारी चीज़ें लाकर यहाँ पे टैथिस सागर पर जमा करती हैं, जिसके कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि वन वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं। ठीक है, वन वितरण दर्शाने वाला जो वनों के जो वितरण को दर्शाता है, ठीक है, उसे कौन सा मानचित्र कहते हैं। ऑप्शन है भौतिक मानचित्र, थीमेटिक, राजनैतिक और रेखा मानचित्र। तो क्या कहते हैं इसमें जो है तो थीमेटिक मानचित्र। ठीक है, बी नंबर वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसको थीमेटिक मानचित्र कहते हैं, जिसमें वनों के वितरण को दर्शाया जाता है कि वन जो है तो कितने क्षेत्र पर हैं। ठीक है, वनों के लिए कितना आरक्षित वन है, कितना सुरक्षित वन है, और कितने ग्राम्य वन है, इन सारी चीज को जो है तो दर्शाने के लिए थीमेटिक मानचित्र का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।